आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक बात ध्यान रखना, आज हम आपको शुरू करा रहे हैं भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। भूगोल मतलब पृथ्वी है गोल। क्या है? पृथ्वी है गोल। अगर एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपने मेहनत की, अगर आपने पढ़ाई की तो आप भूलोगे अधिक, क्योंकि मोर स्टडी मोर फॉरगेट, नो स्टडी नो फॉरगेट। पढ़ोगे अधिक तो भूलोगे अधिक, पढ़ोगे ही नहीं तो भूलोगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या करो कि आप पढ़ो ही नहीं। समझ में आई? पढ़ी हो अवश्य। मतलब कहने जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन सबको झेलने का तरीका अलग अलग होता है। समझ में आ गया? कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। निखरने का मतलब ये नहीं कि फेयर एंड लवली ले आए और मुंह पे घिट रहे हो, आज तो सर को हम निखर के दिखाएंगे। निखरने का मतलब है बहाना होगा पसीना और टपकने दो पसीने को। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मुझे कहना पड़े कि बेटा अब क्या मुझसे ज़्यादा सीख जाएगा। इतनी मेहनत करनी है। अब जियोग्राफी में पढ़ना क्या है? पहले तो ये, अरे फिर अटक गया, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे। अगर समझो पेन गिर जाए, माइक अटक जाए तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ तो सिलेबस समझा रहे हैं तो पूरा सिलेबस ही अब इम्पोर्टेंट हो गया। और मेरे तो कुछ चुप भी रहा है, हाय ऐसा लग रहा है कोई दिल में छेद कर रहा है। देखते हैं पहला क्या है, जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है इकोलॉजी। क्या होता है? इकोलॉजी। ये बात ध्यान रखना, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। मतलब जियोग्राफी कभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी इसके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। कह सकते हैं कि ये दोनों को आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक तो जियोग्राफी पढ़नी है, दूसरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़नी है, तीसरा आपको सोसाइटी क्या पढ़नी है? सोसाइटी को पढ़ना है, समाज को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? समाज पढ़ना है। जैसे सोशल जियो को पढ़ना है, जियोग्राफी को पढ़ना है। अब सोशल जियो में क्या होता है? डेमोग्राफी सुना है आपने, जनगणना, जनसंख्या, और लिटरेसी पढ़ा होगा। ये जनगणना, जनसंख्या, भारतीय समाज, कैसे मकान, ये सब सोसाइटी या सोशल जियो में आते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर, कल्चर की हो गई स्पेलिंग गलत, ठीक। और क्या पढ़ना है आपको? इसके अलावा आपको पढ़ना है इंडस्ट्री। क्या पढ़नी है? इंडस्ट्री समझते हो? इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट। अच्छा क्या बात है, आज सारी स्पेलिंग गलत हो रही हैं, इसका मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ना है आपको एनर्जी। क्या पढ़ना है? एनर्जी, ENERGY। चलिए एनर्जी स्पेलिंग जानते होंगे आप लोग, ENER। चलो ठीक है। अब ये आपको जो पढ़ना है, एनर्जी में क्या आता है? अरे ऊर्जा लिख लो। क्या लिख लो? ऊर्जा। एनर्जी में क्या आता है? जितना कोयला, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, ये सब जितने होते हैं, जितने आपके खनन हैं, इंडस्ट्री में क्या आएगा? अब आप सोचो लोहा आप खाते हो नहीं, लेकिन
आप उसका यूज़ तो करते हो। आपके अगर नहीं, वो लोहा खाना अलग चीज़ है, लेकिन खेती में यूज होता है लोहे का उपकरण, उससे बनते हैं आपके अनाज बनता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत सारी, एग्रीकल्चर तो आप जानते ही होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब एक बात ध्यान रखना, इन सब का आपदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, आपदा, तो क्या होता है, ये दिक्कत हो जाती है। अब इनको पढ़ना है तो हमें क्या सीखना होगा कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, भूकंप में क्या सुरक्षा की जाए, सुनामी से कैसे बचा जाए। तो हम क्या सीखेंगे, आपदा प्रबंधन। क्या सीखेंगे, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के बारे में हम सीखेंगे। इसका मतलब अब आपदा प्रबंधन का प्रभाव इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा, जियोग्राफी पर पड़ेगा, साइंस टेक पढ़ेंगे, साइंस टेक को पढ़ेंगे, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन में बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे हम। इसके अलावा हम बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करेंगे। आज हमें बाढ़ आने से पहले पता चल जाता है बाढ़ कहाँ आएगी, है कैसे, हमने लगाए सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का। हमने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेज दिया। अब लोग कह रहे हैं कि इसका क्या फायदा। अरे मूर्खो, तुम्हें क्या पता, अगर हम तकनीक में आगे जाएंगे तो विश्व हम पर ट्रस्ट करेगा तकनीक के मामले में, फिर हमसे तकनीक खरीदेगा, हम तकनीक बेचने वाले होंगे। जापान इतना सा देश है, कितनी तरक्की करता है, हम इतने बड़े देश हैं, फिर भी उसके बराबर तरक्की नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण है टेक्नोलॉजी। क्या है भाई, प्रशांत महासागर की प्लेट पर है। जापान का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जब प्लेट विवर्तन की पढ़ाऊंगा। और आप कहोगे वहाँ तो कुछ था ही नहीं, पानी ही पानी था, और शांत प्रकार की ज्वालामुखी ने जापान बना दिया, फिलीपींस बना दिया। अब ऐसी प्लेटों पर भूकंप आएंगे। आपको पता है जापान में भूकंप आते हैं, हम बताएंगे क्यों आते हैं। क्या बताएंगे, क्यों आते हैं। अब आपको ये सब हम पढ़ाएंगे, साइंस टेक पढ़ाएंगे, और आपदा प्रबंधन में करंट का बहुत यूज होता है, तो यहाँ पर आपको करंट भी तैयार कराएंगे। लेकिन इन सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको इनका बेसिक आता हो। क्या आता हो, बेसिक आता हो। यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उतार लें, अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो ना उतारें। उतारना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कर दें। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। क्या कहते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। अब भौतिक भूगोल में वास्तव में पढ़ते क्या हैं, जिसकी भौतिक विज्ञान अच्छी है, भौतिक विज्ञान के कंसेप्टों को हम इसमें पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के कंसेप्टों को। दूसरा पढ़ेंगे हम जैव भूगोल। क्या पढ़ेंगे, जैव भूगोल। जैव भूगोल पढ़ेंगे। और तीसरा जो कंसेप्ट है, ये एक तो भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, एक जैव भूगोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल पढ़ते हैं और जैव भूगोल पढ़ते हैं। अब जैसे हमने भौतिक भूगोल पढ़ा तो आपका इसे प्राकृतिक विज्ञान भूगोल भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा में, जैसे आपने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया, तो इसके आगे एक चीज़ और आ जाएगी, वो है भौतिक भूगोल की विशेषताएं। क्या आ जाएंगी, भौतिक भूगोल की विशेषताएं। यहाँ पर आपको केवल कंसेप्ट समझना होगा, यहाँ पर वास्तव में उसकी विशेषताओं को अध्ययन करना होगा। ये पढ़ेंगे। और हम जैव भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण को। किसको पढ़ते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जैव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, जैसे आपने पहाड़ देखे होंगे, नदी देखी होंगी, समुद्र देखे होंगे, ये सब क्या है, भौतिक भूगोल के हिस्से हैं। मैं कहूँ कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो किस में पढ़ेंगे,
भौतिक भूल पड़ेंगे। मैं कहूँ कि हिमालय से पहले वहाँ क्या था, तो आप कहेंगे टेथिस सागर। कैसे पता चला? अरे जब हम हिमालय का अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे निक्षेप मिलते हैं जो जीवों के हैं, मछलियों के हैं। अब एक बात बताओ, हिमालय में मछली कहाँ से आई? वो समुद्री मछली। दो तरह की मछली होती हैं, एक तो झीलों या नदियों की मछली अलग तरह की होती हैं, क्योंकि उनकी लवणता या सैलिनिटी कम होती है। वहीं पर समुद्र की लवणता अधिक होने के कारण वहाँ की मछलियों का जो कल्चर होता है, जो शारीरिक संरचना होती है, वो अलग तरह की होती है। तो हिमालय में समुद्री जीवों के निक्षेप मिलते हैं। अब वो क्यों मिलते हैं? इसका मतलब हिमालय जितना विशाल है, उस जगह कभी क्या था? सागर था। क्या था? सागर था। जहाँ पामीर का पठार है, वहाँ भी सागर था। वो निर्माण कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। गंगा मैया कब संकट जी की चोटी से नीचे उतर के आई, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। अब अगर देखें पर्यावरण, तो पर्यावरण में बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैव भूगोल में हम जो जी रहे हैं सब कुछ पढ़ेंगे, आसपास की चीज़ें अपने हमारी कह सकते हैं कि हम कौन सी जाति के हैं। लोग कहते नहीं हम इस जाति के हैं। मैं कह सकता हूँ दावे से कि मिक्स हो, मिक्स। तुम किसी एक जाति के नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर तुम कहते हो अपने आप को आर्य, तो आर्य क्या थे? आर्य थे लंबे और गोरे। कैसे थे? मैं आपको बता दूं, गोरे हो गए तो आप लंबे नहीं होगे, लंबे हो गए तो गोरे नहीं होगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके गोरे होते हैं, बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले, और घुंघराले बाल केवल अफ्रीकन लोगों के होते हैं जहाँ धूप अधिक पड़ती। तो हुआ मिक्स, मामला हो गया है मिक्स। दावा ना करना। एक बात और ध्यान रखना, तुम कौन हो, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताओं में तुम्हारा 0% हिस्सा है। ये बात ध्यान रखना, 0% हिस्सा है। तुम अगर सफल हो जाते हो तब भी तुम्हारा व्यक्तित्व जो बना है उसमें 0% है, क्योंकि लोगों को केवल परिस्थितियाँ बनाती हैं। अगर आप लंबे हो तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है? आपका जेनेटिक, और आपका जो व्यवहार है वो है एनवायरनमेंट। तुक्के से आप अपने पापा के यहाँ पैदा हो गए। सोचो, नाना की इच्छा नहीं होती, थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता तो क्या होता? दूसरी जगह मम्मी की शादी हो जाती। मम्मी तो वही रहती तुम्हारी, पापा बदल जाते। ये ध्यान रखना। तुक्के से अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, आपके माँ बाप, तो आप भी समझदार हैं। आपके माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, बदतमीज टाइप के हैं, तो आप भी बदतमीज बनोगे। तो आपके बदतमीज बनने में आपका हिस्सा नहीं, आपके समझदार बनने में हिस्सा भी नहीं है। इसलिए उस बात पर घमंडी मत करो जिस बात के लिए आपका कोई हाथ ही नहीं है। आप एक ही चीज़ चुन सकते हैं, वो भी हिंदुस्तान में नहीं, अपनी बीवी को, और उसमें भी हुआ चुनाव गलत तो मामला बिगड़ जाएगा। ये ध्यान रखना। और मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा कोई हिस्सा आपका नहीं है, कोई चीज़ आपकी नहीं है, सब कुछ उधार का है। जो उधार का है उसके लिए लोग छाती पीटते हैं, मूँछों पर ताव देते हैं। क्यों? कोई मतलब नहीं, वो सब अज्ञानी हैं, अज्ञान के भंवर में डुबकी लगा रहे हैं। एक बागेश्वर बाबा सुने होंगे आपने, बागेश्वर बाबा। वो प्याज, मैंने अभी वीडियो देखा, प्याज और लहसुन इस पर भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कैसे बना है। अरे बागेश्वर बाबा, कहूँ स्कूल गए हैं कि मंदिर में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लो? मंदिर में बैठ के भगवान मिलेंगे, लेकिन प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई जाके ले तो अग्निपथ एकेडमी में आनो पड़ेगो है। ऐसी तो बोलता वे, ऐसे ही बोलता तो जाई भाषा में सुन लो बागेश्वर, जाके ले आनो पड़ेगो। वे कह रहे कि राक्षस के मल से भाई। एक और बाबा हैं, एक और हैं, वे कह रहे कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति अमृत की बूंद के टपकवे से भई। अमृत बताया तो बंदे ने। एक कह रहे कि कुत्ता से भाई, एक नख से, एक पता ना कायता बता रहे।
एक कह रहे, एक तो और महान, वे धीमी धीमी आवाज में कहते हैं, वे कह रहे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति गाय की हड्डी से और मांस से हुई, इसलिए अगर आप प्याज और लहसुन खा रहे हैं तो गाय की हड्डी और मांस खा रहे हैं। अरे तुम इन सबको पता ना बतावत कि अग्निपथ अकेडमी पढ़ जाओ, जरूर सीख जाएंगे, सीखेंगे नहीं सीखेंगे, इनको बताओ मूर्खन को ऐसा ना भाई भौतिक भूगोल पढ़ो ज्ञान मिलेगा चौकी जामे, विज्ञान तो आ रही है, तो विज्ञान को पढ़ना है, ज्ञान को सही करना है। विज्ञान का मतलब ही क्या होता है, वह ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो। ज्ञान है आपकी मम्मी को खाना बनाने का, लेकिन उन्हें विज्ञान नहीं पता। विज्ञान पता है जिस लड़की ने पढ़ा है गृह विज्ञान, वो जानती है कि किसकी कमी है, विटामिन सी, चेहरे पे है गए हैं कारे कारे दाग, इनको कैसे सही करो जाए। और जो पढ़ी लिखी लड़की वो कही विटामिन सी की गोली ले आओ या विटामिन ई की गोली ले आओ और इनको आपको चूरा निकाल के लगाओ, 10 दिन के अंदर कारी झाइयाँ गायब। अरे सर तो स्मार्ट लग गए, मैडम को कमाल है, मैडम को कमाल ना है, विटामिन ई की गोली को कमाल है, समझे। तो प्याज और लहसुन, बात समझ में आएगी। अब ये अगर आपको पढ़ना है, इस सब को छोड़ दो, ये सब क्या है, भ्रम फैलाता है। अब आप ध्यान रखना, पर्यावरण, पर्यावरण बहुत तरह का होता है। एक होता है एनवायरनमेंट जियो, पर्यावरण भूगोल, एक होता है पर्यावरणीय साइंस, एक होता है पर्यावरणीय तकनीक, एक होता है पर्यावरणीय इकोनॉमिक्स और फिर करंट अफेयर। इन सब को बनाकर पढ़ती है पर्यावरणीय पॉलिसियाँ। क्या बनती हैं, पर्यावरणीय पॉलिसियाँ। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना हो। कोई भी चीज़ पढ़नी हो आपको तो उसका बेसिक पढ़ना हो, ध्यान रखना कायम। और भूगोल का बेसिक क्या है, भूगोल का बेसिक है साइंस, SCIENCE, साइंस है। इसके बाद बेसिक के बाद बनता है टॉपिक। क्या बनता है, टॉपिक। और टॉपिक क्या होता है, फिजिकल जियो। टॉपिक क्या है, मतलब कह सकते हैं भौतिक भूगोल या फिजिकल जियो। मतलब अगर बेसिक क्या है, ज्योग्राफी का साइंस, और इसका टॉपिक क्या है, भौतिक जियो। अगर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड करना है इसको, तो ध्यान रखना हम करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट के रूप में। कैसे करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट के रूप में करेंगे। किसमें करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट के रूप में करेंगे, जिसमें क्या होता है, एनवायरमेंट डेवलपमेंट आता है। क्या आता है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट आता है। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आप चाहो तो इस बेसिक को उतार भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं उतार सकते। अब जब एप्लीकेशन हो जाती है तो हम देखते हैं फैक्ट, प्रभाव क्या पड़ते हैं भाई, ज्वालामुखी का प्रभाव क्या पड़ता है। फिर अब फैक्ट क्या दिखते हैं, कंसेप्ट क्या दिखते हैं, फिर कंसेप्ट क्या है इसका, और कंसेप्ट के बाद दिखते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस, मतलब हमने अनुभव से, कई सालों के अनुभव से क्या प्राप्त किया है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। मतलब कह सकते हैं कि फंडामेंटल स्टडी आपको कराएंगे पहले, उसके बाद फंडामेंटल सिस्टमेटिक स्टडी कराएंगे। क्या कराएंगे, सिस्टमेटिक का डेरिवेटिव स्टडी, मतलब व्याख्यायित करेंगे उस चीज़ को। क्या करेंगे, व्याख्यायित करेंगे। उसका कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपैरेटिव। फिर इंटीग्रेटिव स्टडी कराएंगे। क्या कराएंगे, इंटीग्रेटिव स्टडी कराएंगे। और फिर अप्लाइड स्टडी कराएंगे। कैसे कराएंगे, अप्लाइड, जो लागू हो सके। बहुत इंग्लिश हो गई आज, तो चलो अब आपको हिंदी में पढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहले पेपर में एक तो वर्ल्ड के बारे में, मतलब वर्ड आपको सीखने होंगे, याद करना सीखना होगा। जैसे अब मैंने आपको अगर अमेरिका का मैप कराया तो अमेरिका के मैप में क्या होंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें शब्द आएंगे। उन वर्णों को यदि आप याद कर लेते हैं, याद तो सही है। उसके बाद मैप का आएगा, क्या आएगा, और उसके बाद आपको डायग्राम बनाने होंगे। इन सबको करने के बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना सीखना होगा, जब इसमें जिन फ्लो चार्टों के माध्यम से ऐसे करके पढ़ाता हूँ मैं, ये फ्लो चार्ट बनाना आपको सीखना होगा। क्योंकि कोई भी अध्ययन, अगर आप किसी नौकरी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यदि आपको फ्लो चार्ट बनाना नहीं आता तो आप मान लीजिए कि जो घंटे, 1 घंटे में काम कर पाएंगे आप, उसके 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के। इसलिए हर चीज़ को हमें तोड़ना आना चाहिए। और ये सब क्या सिखाएगा, ज्योग्राफी ये सब चीज़ सिखाती है। जिसने ये चीज़ नहीं आती वो ज्योग्राफी नहीं सीख सकता।
तो ये चीज़ें आपको आनी ही पड़ेंगी, सीखनी ही पड़ेंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं भूगोल को तो बता चुका हूँ। भूगोल माने क्या होता है? भूगोल माने होता है पृथ्वी है गोल। मतलब हमारे यहाँ भूगोल का नाम क्या रखा है? भूगोल। और हमसे यूरोप वाले कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, हमने बताया। अरे मूर्खो, गोरी चमड़ी वाले मूर्खो, एक बात सुन लो, हमने तो सब्जेक्ट का ही नाम भूगोल रख दिया। मतलब हमें तो पता नहीं कब से पता है कि पृथ्वी गोल है। भू कैसी है? गोल है। हमको नहीं बताने की जरूरत, भारतीयों को बताने की जरूरत नहीं। भारतीयों ने तो पता नहीं कितने आर्यभट्ट पैदा किए, ये बात अलग है। हम अपना ही ज्ञान भूल गए और यूरोप के पीछे पड़े हुए हैं। हाय यूरोप, हाय यूरोप। हमारे ज्ञान के आगे ये सब ज्ञान फेल हैं। लेकिन हमने अपने ज्ञान को वैल्यू नहीं दी, अपने हमारे ही ज्ञान को यूज कर कर ये यूरोपीय वालों ने हम पे ही पेल दिया। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं पृथ्वी चौकोर है और कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं विश्व में। ऐसा नहीं है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी अपनी जान प्यारी है। अब देखो जियोग्राफी, जियो माने क्या होता है? जियो माने होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी माने क्या होता है जानते हो? ग्राफी माने करना होता है अध्ययन या वर्णन। कहीं भी किसी के पीछे भी ग्राफी लगाओ उसका मतलब है वर्णन। तो क्या है इसका मतलब? पृथ्वी का वर्णन करना। अब अगर हम देखें कि जियोग्राफी में अध्ययन क्या है, हम सबसे पहले करेंगे पृथ्वी की सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह का अध्ययन। अब एक बात बताइए, अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? जो हमें दिख रहा है। क्या हो रहा है? दिख रहा है। अब हम पृथ्वी की सतह के बाद अब बताओ कहाँ जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए पृथ्वी के नीचे। तो क्या करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परत का अध्ययन। क्या करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परत का अध्ययन, परत का अध्ययन। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? जब हम नीचे पहुंच गए, सतह पर पहुंच गए, फिर जाएंगे ऊपर, क्योंकि मुक्ति कहाँ मिलती है? ऊपर से। तो हम करेंगे फिर वायुमंडल का अध्ययन। वायुमंडल का अध्ययन। अब पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है तो एक बात बताओ, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा? दो चीज़ें। एक तो है स्थलीय सतह। क्या है? स्थलीय सतह का। एक करेंगे हम जलीय सतह का। किसका करेंगे? जलीय सतह का अध्ययन। अब मुझे एक बात बता दो, ये स्थलीय सतह है या जलीय सतह है? क्या पृथ्वी पर केवल जलीय सतह कोई है? अरे पानी के नीचे कहीं ना कहीं तो स्थल होगा, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। जलीय सतह में भी किसका अध्ययन करेंगे हम? स्थलीय सतह का। समुद्र बहुत पानी है लेकिन उसके नीचे कहीं ना कहीं तो स्थल है, कहीं ना कहीं तो उसकी थाह है। तो वास्तव में जलीय सतह के साथ साथ हम उसकी स्थलीय सतह का भी अध्ययन करेंगे। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में क्या करते हैं? हम स्थलीय सतह का अध्ययन करेंगे। अगर हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तो वायुमंडल कहाँ से शुरू होता है? वायुमंडल बिल्कुल सतह से शुरू होता है। तो इसका मतलब वायुमंडल का अध्ययन करना है तो हमें स्थलीय सतह पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन करना है तो इसका मतलब पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब वायुमंडल का अध्ययन तो हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे। अब समझ में आया कि क्या हुआ? किसका अध्ययन करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बाल धीमे धीमे खड़े होने लगे बाबू के कि किसका अध्ययन करेंगे, कौन किस पर डिपेंड है। यही है भूगोल। मतलब भूगोल गोल हो जाता है सब कुछ, कोना नहीं है। किसी ने कहा था, क्या कहा था? कि दुनिया के हर कोने में अच्छी बीवी मिलेंगी। कैसी बीवी मिलेंगी? और फिर ईश्वर ने क्या किया? गोल पृथ्वी बना दी। जो अब ढूंढ लो कोना, ना कोना है ना अच्छी बीवी है। ये बीवी से नहीं कह रहा, ये तो मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है अच्छी बीवियाँ भी हों। अगर आपकी नज़र में हो तो आप बताएं कि हमारी बीवी हमारे बाल खड़े नहीं करती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उधर इशारा ना किया करें, मैं एक दीवार लगवाऊंगा इधर,
इससे मेरी आवाज़ ही उधर ना जाए, इसलिए मैं धीमे धीमे बात कर रहा हूँ आज। कैसे कर रहा हूँ, मुझे चाहे मुझसे वीडियो एडिट करते समय मेहनत करनी पड़े, लेकिन आवाज़ उधर नहीं जाने दूंगा आज मैं। इतनी बात समझ में आ गई, आप लोगों ने उतार लिया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं हम भौतिक भूगोल। हमने बताया आपको भौतिक या प्राकृतिक भूगोल, क्या बताया, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल। हमने ये बताया कि हम भौतिक और प्राकृतिक भूगोल और जैव भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या बनता है हमारा, भौतिक भूगोल का। किसका बनता है, भौतिक भूगोल। और मैंने बताया जियोग्राफी सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की सतह का। किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी में ऐसे बनता है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, रिर है, रा नहीं। क्या है ये, रिर है, पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थल रूपी विशेषताएं। स्थल कैसे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, तो क्या देखेंगे, स्थल रूपी विशेषताओं का। स्थल रूपी, देख लो, इधर भी ध्यान दे लो, स्थल रूपी विशेषताओं का, विशेषताओं का अध्ययन। पृथ्वी की सतह में क्या क्या अध्ययन करेंगे, स्थल रूपी विशेषताओं का। पृथ्वी की सतह पर होता है स्थल रूपी विशेषताएं। दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, स्थल रूपी विशेषताएं, भू आकृतिक विज्ञान, मतलब पृथ्वी की आकृतियां कैसी कैसी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, भू आकृतिक विज्ञान। किसका अध्ययन करेंगे हम, भू आकृतिक विज्ञान का। स्थल रूपी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, इसका मतलब क्या है, भू आकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्ययन पृथ्वी सतह पर किसका, अगर पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है तो एक चीज ध्यान रखो, आजकल ना एक आदमी फूफा बना घूम रहा है। फूफा जानते हो कौन होता है, एक शादी में आता है एक बुआ का पति। कौन आता है, बुआ का पति। उस पर कोई काम नहीं होता शादी में, उसका एक ही काम होता है, इधर से उधर घूमना, उधर से इधर घूमना, इधर से उधर घूमना। आजकल बादल भी सेम वैसा ही कर रहे हैं, बरस तो नहीं रहे हैं लेकिन इधर से उधर घूम रहे हैं। तो बादल भी क्या है, फूफा बने घूम रहे हैं, काम कुछ नहीं करते लेकिन चक्कर चारों तरफ लगा रहे हैं। अब वो क्या है, इसका मतलब मौसम और जलवायु। किसका अध्ययन करना है हमें, मौसम एवं जलवायु का, जलवायु का अध्ययन। आप समझ लो, इसी रूप में आप पढ़ोगे, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। मतलब क्या है, मौसम विज्ञान का अध्ययन। कैसा बोलते हैं इसे, मौसम विज्ञान का अध्ययन। मौसम विज्ञान में किस किसका अध्ययन करते हैं, तापमान का, आर्द्रता का, हवा का और बादल का। किसका अध्ययन करते हैं, तापमान का, आर्द्रता का। आर्द्रता लिखने जानते हो ना, नीचे वीरा ऊपर वीरा, हवा का और बादल का। इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, मौसम विज्ञान में करते हैं। इसके अलावा एक बताओ, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना होगा तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र नहीं है क्या, तो समुद्र का अध्ययन, क्या इसका अध्ययन करना होगा हमें, समुद्र विज्ञान का अध्ययन, समुद्र विज्ञान का अध्ययन। आप समझ लीजिए पिछले कई दिनों तक यही चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग, समुद्र विज्ञान का अध्ययन। और किस चीज का अध्ययन करेंगे, अब एक बताओ, आप खाओगे भी तो कुछ, तो उसके लिए किसमें पैदा होगी, मृदा में। तो उस कृषि को पैदा करने वाली मृदा का अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, मृदा एवं वनस्पति, वनस्पति का अध्ययन, मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन, इसे बोलते हैं जैव भूगोल। इसे क्या कहते हैं, जैव भूगोल। जो मैंने आपको पहले पेज पर पढ़ाया वो सब निकल के आ रहा है, किसमें किसका अध्ययन करना है। जैव भूगोल में अध्ययन किसका करेंगे हम, मिट्टी का करेंगे। किसका करेंगे, मिट्टी का अध्ययन करेंगे। वनस्पति का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति का करेंगे। और जैविक समुदाय का, जैविक समुदाय का अध्ययन करेंगे। और इन सबको मिला दो, इसको, इसको, इसको और इसको, तो इसे ही कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। तो हम सबसे पहले क्या चालू करेंगे, भौतिक भूगोल को शुरू करेंगे।
और भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम पृथ्वी की सतह शुरू करते, सुन लो समझ लो फिर मत भूल जाना। भौतिक भूगोल में सबसे पहले पृथ्वी की सतह को शुरू करेंगे और पृथ्वी की सतह में स्थल रूपी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात भू आकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसका नाम भू आकृतिक विज्ञान, किसका अध्ययन करने वाले हैं? जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन हम अब शुरू करेंगे। चलिए उतार लीजिए आप इसे। अब हम भू आकृतिक विज्ञान हमारा पहला टॉपिक है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी। जियो का मतलब फिर बताता हूं मैं, क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। अब हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें? पृथ्वी की सतह। मॉर्फो माने क्या होता है? मॉर्फो स्थल स्वरूप की विशेषताएं। मॉर्फो माने क्या होता है? स्थल स्वरूप की विशेषताएं। मॉर्फो माने होता है, लॉजी माने होता है अध्ययन करना। ये लॉजी मत समझना जो अमिया से बनाई जाती है, ये है लॉजी। किसी के पीछे लगा दो लॉजी। जैसे हमने कहा प्रेमोलॉजी, क्या कहा हमने? तो मतलब प्रेम का अध्ययन करना। प्रेम दो तरह का, एक तो हार्ड मास वाला प्रेम, उसका नहीं करना। एक होता है लव, LOVE, मतलब बोलते हैं 143, समझ में आ गया? उसका अध्ययन करना, और उसके अध्ययन में ना जाने कितने बर्बाद हुए। इसीलिए कहते हैं कभी कोई मुस्कुराए, कभी कोई मुस्कुराए तो मुस्कुराहट पे मत जाना। लोग तो गधे को देखकर भी मुस्कुरा जाते हैं, गधा जा रहा है। समझ में आ गया? तुम समझो तुम्हें देख के मुस्कुरा रही है, हो सकती है मन में सोच रही हो अरे ऐसे भी लोग होते हैं गधे टाइप के। तो इसलिए मुस्कुराहट पर मत जाना। इसमें क्या कहते हैं? अध्ययन। अपनी कहावत अपने मन में रखें, मेरे पर बहुत कहावतें आती हैं, मुझे जरूरत नहीं है तुमसे ज्ञान लेने की। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या है? स्थल स्वरूप की विशेषताएं। तो देखते हैं कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ये डायग्राम थोड़ा सा बिगाड़ कर ऊपर ही बनाते हैं, जिससे आपको आसानी से दिखे, आसानी से दिखेगा। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? देखो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पर्वत। ये क्या है? पर्वत। अब मुझे एक बात बता दो, पर्वत सबसे ऊंचे हैं पृथ्वी पर? पर्वत सबसे ऊंचे हैं, तो सबसे ऊंचे हैं। अच्छा अब बताओ इनका ढाल कैसा होता है? तीव्र या नहीं? इनका ढाल कैसा होता है? तीव्र। ढाल, ढाल मतलब तीव्र होता है। अच्छा एक बात बताओ, इनका आधार कैसा होता है? पहाड़ थोड़ा सा पतला नहीं बना, अब सही है पहाड़। आधार कैसा होगा इनका? चौड़ा। भाई आधार ये है, ये चौड़ा है कि नहीं? ये पतला है। और ढाल कैसा होता है? आप समझ लो आपने पहाड़ पर उतरना शुरू किया और आप पैदल पैदल उतर रहे थे, आपकी स्पीड वहीं से दौड़ के उतरता हूँ, आप 10 की स्पीड से थे। आप मान लो पहाड़ का ढाल ऐसा होगा कि आपको वो 500 की स्पीड में पहुंचा देगा, फिर ना बंदा मिलेगा ना बंदे की जात। कहेंगे कि ये आदमी था इतना स्पीड में गया, इतना स्पीड में गया कि इसका नाम हमने फ्लैश रख दिया। क्या रख दिया? जैसे फ्लैश चमकता है और गायब हो जाता है, वैसा ही फ्लैश है। वो व्यक्ति था। क्या था? वो व्यक्ति था, अब है नहीं। अगर मान लो ढाल तीव्र का मतलब क्या है? कुछ 10 की स्पीड से ऊपर 100 की स्पीड चला जाए। अब मुझे बताओ इसका शिखर कैसा होगा? शिखर, शिखर होगा नुकीला। किसी नुकीली चीजें बैठे हो कभी? नहीं बैठे तो बैठ कर देखना, वैसा ही होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम पहाड़ से नीचे उतरते तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं पठार। क्या मिलते हैं? पठार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमें पठार मिलते हैं। और पठार, पठार, पठार,
जो इनके वो होते हैं शिखर, वो चपटे होते हैं। क्या होते हैं? शिखर चपटा। मतलब आप इस बात को समझो, मैं क्वेश्चन आ जाएगा आप फंस जाओगे कि पर्वत और पठार में अंतर क्या है। पर्वत भी ऊंचे, पहाड़ भी ऊंचे, इनका ढाल भी तीव्र, इनका ढाल भी तीव्र। इनका जो शिखर है वो ऐसे होता है पहाड़ का, और उसका ऐसे सपाट होता है। कैसा होता है? सपाट होता है। उन्हें क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जब हम पठार से और नीचे आते हैं तो क्या होता है? यहां होता है मैदान। क्या होता है? मैदान। और मैदान कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़। कैसा होता है मैदान? ऊबड़ खाबड़ होता है। लिखना तो लिख लेना, नहीं तो अब एक बात मुझे बता दो कि यहां से हम जाएंगे ऐसे ऐसे। कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे करके हम लोग जाएंगे, और यहां से यहां पर, फिर हम यहां से फिर यहां पहुंच जाएंगे। अब ये है आपका ऐसे करके ढाल, ऐसे समझ लो, ऐसे करके आया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आपने सुने होंगे, यहाँ से चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। तो आप बताइए, ये मैदान है, ये क्या होगा? तटवर्ती मैदान। क्या होगा? तटवर्ती मैदान। जब हम तटवर्ती मैदान से नीचे की तरफ कैसे जा रहे हैं हम इसमें? ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। जब हम तटवर्ती मैदान से नीचे जाएंगे तो मिलेंगे महाद्वीपीय मगन तट। इन्हें बोलते हैं सेल्फ। अगर इंग्लिश में पढ़ा हो आपने तो महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न तट, इन्हें बोलते हैं सेल्फ। SELF, सेल्फ। अब महाद्वीपीय मगन तट से नीचे जाएंगे तो पढ़ेंगे महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल। क्या पढ़ेंगे फिर? महाद्वीपीय ढाल। और महाद्वीपीय ढाल से नीचे जाएंगे तो पढ़ेंगे महाद्वीपीय उभार। इसे क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय उभार। उभार। महाद्वीपीय उभार से भी नीचे जाएंगे तो पड़ेगा महासागरीय तल। क्या कहेंगे इसे? महासागरीय तल। महासागरीय तल, तट नहीं तल। अब महासागरीय तल से आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे महासागरीय कटक। क्या पढ़ेंगे? महासागरीय कटक। महासागरीय कटक का मतलब होता है समुद्र के पर्वत। क्या होते हैं? क्या होते हैं? महासागरीय कटक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं समुद्र के पर्वत। क्या होते हैं? समुद्र के पर्वत। और आप ध्यान रखना, इसके बीच में ये क्या है? ये है भ्रंश घाटी। क्या है? भ्रंश घाटी। ये क्या है? भ्रंश घाटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पृथ्वी के स्थल रूपों में अगर देखें तो हमें किस किस का अध्ययन करना है? हमें पर्वत का अध्ययन करना है, हमें पठार का अध्ययन करना है, हमें मैदान का अध्ययन करना है, हमें तटवर्ती मैदान का अध्ययन करना है, हमें महाद्वीपीय मगन तट का अध्ययन करना है, हमें महाद्वीपीय ढाल का अध्ययन करना है, महाद्वीपीय उभार का अध्ययन करना है, महासागरीय तल का अध्ययन करना है, महासागरीय कटक का और भ्रंश घाटी का अध्ययन करना है। इतनी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। अगर हम तटवर्ती मैदान देखें क्या होते हैं तो ध्यान रखना, महासागरों के तट पर स्थित मैदान, महासागरों के तट पर स्थित मैदान को तटवर्ती मैदान कहते हैं। अब कहें महाद्वीपीय मगन तट क्या होते हैं? महाद्वीपीय मगन तट मतलब आप जब समुद्र के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं तो मंद ढाल, धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि ऐसे समुद्र एकदम गिर जाओगे नीचे, धीमे धीमे गहराई बढ़ती है तो मंद ढाल होते हैं और जल की गहराई कम होती है। अब क्या है? महाद्वीपीय मगन तट का महाद्वीपीय ढाल, तेजी से ढाल होता है और पानी की गहराई तेजी से बढ़ती जाती है। महाद्वीपीय उभार, जहाँ से महाद्वीपों का उभार होता है। महासागरीय तल का मतलब महासागर के स्थल, बिल्कुल क्या होते हैं? महासागर के तल होते हैं। और इनका क्या होता है? उबड़ खाबड़ होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे जमीन पर होते हैं वैसे उबड़ खाबड़ होते हैं। कह सकते हैं कि पृथ्वी जो ऊपर के मैदान है वैसे ही नीचे के मैदान है। कटक क्या होते हैं? जो समुद्र के पर्वत। क्या होते हैं? समुद्र के पर्वतों को कटक कहते हैं। और भ्रंश घाटी, जहाँ पर कटक बनते हैं वहाँ पर क्या उसके आसपास एक घाटी बन जाती है, गहरा गड्ढा सा बन जाता है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
देखिए अब हम पढ़ेंगे सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति का कारण। मतलब सतह पर जो हमने पढ़े पर्वत, पठार, मैदान, तटवर्ती मैदान, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, महासागरीय तल, कटक और बंसघाटी, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अगर इनकी उत्पत्ति को हमें समझना है तो इस बात को समझना होगा कि सब क्या होता है, परिवर्तनशील होते हैं। आज जहाँ पर पर्वत हैं हो सकता है लाखों साल बाद वहाँ पर्वत ना रहे, जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर समुद्र ना रहे, वहाँ पर पर्वत बन जाए। क्योंकि हमारी जैसा आज विश्व दिखता है, जैसी पृथ्वी दिखती है, जहाँ जहाँ महाद्वीप हैं वहाँ पहले महाद्वीप नहीं थे। पहले क्या था, एक पेंजिया था, एक पूरा खंड बना हुआ था, पूरा एक कॉन्टिनेंट था, उसे पेंजिया कहते थे। बाद में क्या हुआ, ये अलग हो गए। इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, कई अध्ययन है। सबसे अच्छा जो अध्ययन है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका की जो नोक निकली हुई है और अफ्रीका महाद्वीप का जो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है, उसको देखो तो एक सांचे की तरह है। वो कैसे है, वो एक सांचे की तरह है। उस सांचे के कारण क्या हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ रहा होगा। इसके अलावा जब मैं आपको ये सब करा रहा हूँ तो बहुत सारे प्रमाणों के साथ भी इनको कराऊंगा। लेकिन इनकी उत्पत्ति कारण क्या होता है, पहले सतह का अस्थायी और परिवर्तनशील स्वरूप है। क्या, जो सतह है हमारी, सतह का स्थायी एवं परिवर्तनशील स्वरूप, ये किस कारण है, ये है भू संचलन के कारण। किस कारण है, भू संचलन। मतलब पृथ्वी के अंदर संचलन होता है, पृथ्वी के अंदर गतियां होती रहती हैं। अब एक बात बताओ, हमें अगर भू संचलन सीखना है और वो कहाँ होता है, पृथ्वी के अंदर। कहाँ होता है, तो निश्चित है इसका अध्ययन करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होगा। क्या करना होगा, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होगा। अब समस्या क्या है, जो दिख रहा है उसका तो अध्ययन कर सकते हैं, जो दिख ही नहीं रहा उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ईश्वर है या नहीं, अगर कोई कहे ईश्वर है, वो भी इतना ही बड़ा मूर्ख है जो कहे कि ईश्वर नहीं है। अरे भाई, तुम इतने बड़े ही नहीं हो कि प्रमाणित कर पाओ है या नहीं, केवल विश्वास कर सकते हो। इसलिए ईश्वर को डिफाइन ही नहीं कह सकता कोई। ईश्वर प्याज लहसुन थोड़े ही है कि राक्षस के मल से हो गया, बागेश्वर जी ने कह दिया है, या कोई कह दे कि कुत्ते की हड्डी से या मल से, या कोई गाय की हड्डी से मांस से हुआ, कोई कहता है कि अमृत की बूंदों से हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिखता नहीं है उसकी बड़ी समस्या है। जैसे आप कभी भी अमेरिका की लड़की से शादी नहीं कर सकते हो? अरे दिख ही नहीं गोरी तो शादी कैसे करोगे? शादी आप उसी से कर सकते हो जो दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिखे, चाहे वो फेसबुक से दिखे, चाहे वो पबजी पे दिखे, किसी से दिखे, लेकिन दिखना, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। पाकिस्तान की सीमा जी अभी सचिन भैया से मिलने आई। अगर सोचो पबजी नहीं होता तो क्या मिल सकती थी? कितनी अच्छी शक्ल का है, गाजियाबाद की, पता नहीं नोएडा, वहाँ की महिलाओं ने उसकी खूबसूरती को बताया सचिन की। मैं नहीं कहूँगा अच्छा है बुरा, लेकिन दिखता है तभी बिकता है, टपोरी लगता है। मतलब महिलाओं को देखो कैसे कैसे कमेंट करती हैं, कहता है टपोरी लेकिन फिर भी देखो बंदे में टैलेंट है। देसी छोड़ो विदेशी लेकर आया, और वो भी छोड़ो, अपना देश छोड़कर पराए देश में खुद आ गई। इसे कहते हैं पावर। इसका मतलब चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, अंदर से टैलेंट होना चाहिए हर चीज के लिए। अगर आपको वर्दी चाहिए तो उसके लिए भी टैलेंट होना चाहिए। जैसे उसने पबजी पर सीमा को पबजी किया,
वैसे ही आपको रात में पढ़कर वर्दी वर्दी करना होगा, तभी आपकी वर्दी मिल सकती है। हम कह रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, अगर जो दिखती नहीं है उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। इसकी का कारण क्या था कि अलग अलग अध्ययन हुए। एक घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, एक ताप पर आधारित अध्ययन किया गया, एक दाब पर आधारित अध्ययन किया गया। जब इन सब अध्ययनों से सही प्रमाण नहीं मिल पाया तो हमने फिर भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन का सहारा लिया और उसके माध्यम से प्रमाण बताए। तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे, कौन कौन से हुए, उनमें क्या कमियां थी, इनको पढ़ते हुए आप कहां तक पहुंचोगे? अपनी मंजिल अर्थात भूकंप शास्त्र के अध्ययन तक पहुंचोगे। जैसे ही वहां पहुंचोगे वैसे ही आपकी मंजिल पूरी हो जाएगी। तो अब हम अगर ये देखें कि पहले इन अध्ययनों को करने से पहले इन टॉपिकों को सरल बनाना है, तो अगर हम पृथ्वी की एक काट लें, कैसी काट? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। आपने कभी तरबूज खाया है? गोल होता है, उसमें ऐसा एक पीस निकाल लेते हैं, वो कहता है कि चाक के देखो मीठा है नहीं मीठा है, मीठा है तो ले जाना, नहीं तो छोड़ जाना। तो हमने ऐसा एक अध्ययन किया और देखा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। एक को कहते हैं सियाल, क्या कहते हैं? सियाल। एक को कहते हैं सीमा, ये वो वाली सीमा नहीं है जो पाकिस्तान से आई है, समझ में आ गई? दूसरी सीमा है। एक को कहते हैं निफे, क्या कहते हैं? निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की परत। क्या है ये? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगर जिसको नाम नहीं आते हो, SI का मतलब क्या है, AL का मतलब क्या है, तो लिख लेना, नोट कर लेना। नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदनामी नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी केवल आप पढ़ोगे और अपने से ही का शर्माओ। तो लिख लेना सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा का मतलब क्या है? पाकिस्तान नहीं क्या जाना, सिलिकॉन। और माँ का मतलब Mg, मैग्नीशियम। क्या है? Mg, सीमा। निफे का मतलब क्या है? निफे, Ni, निकिल। Ni क्या होता है? निकिल। और Fe मतलब लोहा। सीमा का इरादा लोहे जैसा मजबूत है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्या है? ये है घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर कैसे बांटा गया है? आधार पर। पृथ्वी की आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा गया है घनत्व के आधार पर, सियाल, सीमा और निफे। इतनी बात समझ में आ गई? हम अगला लिखते हैं, अगर आपने उतार लिया हो तो। उतार लिया? चलो अब हम ऐसा ही तरबूज जैसी एक और बनाते हैं। इसके भी 3 भाग करते हैं। एक को बोलेंगे, देखो अब ये क्या है? भूकंप शास्त्र। भूपर्पटी या क्रस्ट, क्या कहते हैं इसे? भूपर्पटी, पटी या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, पहले हिस्से को। दूसरे कहते हैं मेंटल, और इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। ये 3 भागों में बांटा गया। ये किसके आधार? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। किसके आधार पर है ये? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर बताया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने ये कर लिया होगा। मैं अगला कराता हूं। एक तरीके से और बांटा गया, उसमें क्या है? प्लेटों के संचलन के आधार पर उसे बांट दिया है। तो आप यहां दिख रहा होगा, तो यहां पर देख सकते हैं। इसको तीसरे हिस्से में ऐसे करके बांटा गया है। इसमें क्या? इसमें 4 हिस्से किए गए। कितने किए गए? पहला है स्थल खंड, स्थल खंड बोला गया है। दूसरे हिस्से को दुर्बल खंड, क्या बोला गया है? दुर्बल खंड। तीसरे हिस्से को बोला गया है मध्य मंडल। क्या बोला गया? खंड बोलो या अच्छा स्थल मंडल, मंडल बोलो, खंड मत लिखना, मंडल। इसे ही मंडल ही लिख लेना, मंडल।
और दुर्बल मंडल उसके क्या है, मध्य मंडल, मध्य मंडल। और चौथे को ये बोला गया है, उसे बोला केंद्र मंडल। क्या बोला गया है, केंद्र मंडल। इसमें जो स्थल मंडल है ये क्या है, ये क्रस्ट प्लस मेंटल दोनों से मिलकर बना है। और दुर्बल मंडल और मध्य मंडल है ये मेंटल से मिलकर बना है, और केंद्र मंडल तो अलग है। ये क्या है, प्लेटों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे 3 तरह से बांटा जा सकता है। अब ये परतें जो बांटी गई हैं कि क्रस्ट कहाँ से शुरू होगी, मेंटल कहाँ से शुरू हुआ, कोर कहाँ से शुरू होगी, या फिर हम दुर्बल मंडल किसे कहेंगे, स्थल मंडल किसे कहेंगे, मध्य मंडल किसे कहेंगे, केंद्र मंडल किसे कहेंगे, या फिर हम सीमा, सियाल और निफे किसे कहेंगे। सियाल, देखो सीमा पहले आ रही, सीमा बाद में आएगी। सियाल, सीमा और निफे किसे कहेंगे। आजकल क्या है, न्यूज में जो होता है वो जबान पर पहले आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। अब इसका मतलब क्या है, इनके बीच है क्या, कुछ तो अंतर होगा इसलिए बांटा गया है। इसे कहते हैं डिसक्वांटिटी या अशांतता। क्या कहते हैं, डिसक्वांटिटी या अशांतता। लिख लो आप लोग, डिसक्वांटिटी या अशांतता, अशांतता या डिसक्वांटिटी। डिसक्वांटिटी इसे कहते हैं ट्रांसमिशन जोन। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन जोन, ट्रांसमिशन जोन भी कहते हैं, ट्रांसमिशन जोन भी कहते हैं। अर्थात 2 परतों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र, 2 परतों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं। अशांतता क्या होती है, 2 परतों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। समझ में आ गया, 2 परतों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे तुम्हारे घर पर ही मान लो, रसोई में तुम्हारी मम्मी का क्षेत्र, और बैठक में आपके पापा का क्षेत्र, और रसोई और बैठक के बीच में क्षेत्र है वो दोनों का क्षेत्र, उसे कहेंगे संक्रमण क्षेत्र। क्या कहेंगे, अरे वैसे ही है ये, जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे अर्थात 7वीं सूची, इसमें क्या होता है, 3 लिस्टें बनती हैं, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों का हक होता है, तो क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। 3 सूची होती हैं, एक तो लिपस्टिक लाओगे कौन सी, वो सूची है, वो राज्य सूची। एक घर में कूलर आवेगो नहीं आवेगो, वो कौन सूची है, समवर्ती है। केंद्र सूची मत डाल दियो, कूलर भले ही लाओ, कंपनी कौन सा वो बताओ मैडम। तो समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, इस बात को ध्यान रखें। अब अगर हम देखें कौन कौन सी अशांतता होती हैं, इसको आपको नाम याद करना पड़ेगा। इसके नाम थोड़े से अटपटे होते हैं। कैसे होते हैं, अटपटे होते हैं। सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है, इसे कहते हैं कॉन्ड्रेड। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेड। कॉन्ड्रेड क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेड कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के क्षेत्र होता है। क्या होता है, ये ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, उन दोनों कौन अलग करता है, कॉन्ड्रेड अशांतत्य या डिस्क्वांटिटी। मतलब इसके बाद क्या होता है, तेजी से घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद ये भी सॉलिड होता है। क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, मोहो। अब क्या है, कॉन्ड्रेड के बाद मोहो आ गया। क्या आ गया, मोहो आ गया। अब मोहो क्या होता है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। क्या होता है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ये क्वेश्चन आएंगे आपके, और आएंगे तो आपको जादू दिखाएंगे फिर, अगर आपने याद नहीं किए। फिर इसके बाद ये है, अब इसमें ये भी सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। हाँ, मोहो
सॉलिड होता है इसे कहते हैं रेप्टी। क्या कहते हैं? अब आप कह रहे हो कॉन्ट्रैड, मोहो, रेप्टी क्या है? जिन वैज्ञानिकों ने खोजा उन्हीं के पहले नाम पर रख दिया है इन्हें, तो ऐसा कोई नाम अलग से नहीं है, इसका क्या नाम है? रेप्टी। इसलिए कहते हैं हिंदुस्तानियों खोज खबर करो, ऐसे मोहो रेप्टी नहीं याद करने पड़ेंगे कि चांटे थप्पड़। रेप्टी। अब क्या? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बोलते हैं रेप्टी। इसके नीचे अगला है, और ये होता है लिक्विड होता है, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग। अब ये क्या होगा? ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य क्या होता है? गुटेनबर्ग। और ये नीचे बचा, ये होता है सॉलिड में, क्या होता है? जमी हुई अवस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमी हुई अवस्था कह सकते हैं। और उसे कहते हैं लेहमन। क्या कहते हैं? नींबू वाला नहीं, नाम था ये भी, लेहमन। ये क्या है? ऊपरी कोर और निचली कोर। मैंने क्या कहा था कि ये जियोग्राफी है। क्या करेगी? ये आपका बाल खड़े करेगी, बाबू के होंगे बाल खड़े। कितना सुंदर चित्र बनाता हूं मैं, कितना सुंदर चित्र बना दिया है। इतना सुंदर चित्र किस जमी हुई अवस्था, इतना आपने लिख लिया होगा और मोबाइल पर भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो बंद कर दो फिर से। देखिए, कल आपको हम पृथ्वी की संरचना संबंधी कुछ अध्ययन कराएंगे। जैसे घनत्व पर आधारित अध्ययन है आपका, ताप पर आधारित अध्ययन है, दाब पर आधारित अध्ययन है, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है। इसी के साथ हम आज की क्लास को पूरा करते हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए, जानवरों पर दया कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।